नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में चर्चा है अमेरिकी राजदूत के भारत दौरे की और भारत दौरे में उनका भारत के वेस्टर्न कमांड के दौरे की। जी हां साथियों, अमेरिकी राजदूत सरगेई गोर भारत में हैं और भारत में होते हुए उन्होंने भारत की सेना के वेस्टर्न कमांड का दौरा किया है। इस दौरे के बाद भारत की राजनीति में तमाम प्रकार के जिक्र हैं, जिनमें सबसे बड़ा जिक्र इस बात का कि वेस्टर्न कमांड जो कि चंडीगढ़ से ऑपरेट होती है, तो क्या चंडीगढ़ लॉबी को इंप्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। नंबर दूसरा बड़ा प्रयास इस बात का कि क्या सरगेई गोर भारत में अमेरिका की तरफ से वायसराय की भूमिका निभा रहे हैं। क्या ये अमेरिका के बिहाफ पर भारत के सैन्य ठिकानों का पता लगा रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान के लिए काम करते हुए भारत में घूम रहे हैं। और अल्टीमेटली भारत सरकार क्या कर रही है कि भारत में अमेरिकी राजदूत भारत के सैन्य ठिकानों की यात्रा कर रहा है और उसकी न्यूज भारतीयों को परेशान कर रही है कि अल्टीमेटली हमारे सैन्य ठिकानों पर जाकर कहीं ये पाकिस्तान हितैषी हरकतें ना कर दे। आज के सेशन में तमाम इन बातों का जिक्र करेंगे, समझेंगे क्या मायने रखती है इनकी यात्रा, क्या पहले भी इस तरह की यात्राएं हुई हैं, और अगर हुई हैं तो इस बार की यात्राओं में क्या अंतर है, अगर नहीं हुई हैं तो फिर क्यों नहीं हुई हैं। जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं उन सबको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस खबर को देख लीजिए जिसमें ये लिखते हैं कि मैं चंडीगढ़ में लैंड हुआ हूं। 16 फरवरी को इनकी जैसे ही ये खबर आती है कि मैं वेस्टर्न कमांड जो इंडियन आर्मी का है वहां जाकर आ रहा हूं। इन्होंने जैसे ही इस बात को डाला, हमारे देश के अंदर तीव्र प्रतिक्रिया अपोजिशन की तरफ से आना शुरू होती है और उनमें सबसे बड़ी प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से होती है द न्यू वायसराय ऑफ इंडिया। जो नहीं जानते ये वायसराय क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था तो उस समय भारत पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी जो महारानी थी वो पहले गवर्नर जनरल नाम के एक पद के व्यक्ति को भेजती थी जो भारत पर ब्रिटिश हुकूमत के आदेशों की पालना करवाता था। और जब 1857 की क्रांति के बाद परिस्थितियां बदली तो गवर्नर जनरल पद समाप्त करके वायसराय पद दे दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर उसका काम यही होता था कि वो यूके के जितने भी हित हैं उनका ख्याल भारत में रखता था, या ये कहिए कि वो भारत पर यूके का प्रतिनिधि बनकर राज करता था। ऐसे में जब इस तरह से हमारा अपोजिशन जो लंबे समय तक सत्ता में रहा है, अगर वो इस बात को खुद कह रहा है कि ये भारत में क्या नए वायसराय बनकर आए हैं, तो क्या वाकई में ऐसी स्थितियां हैं? क्या भारत गुलाम हो गया है? क्या भारत अमेरिका के अधीन रहकर के काम करना शुरू कर दिया है? क्या हम लोगों को गुलामी बताई नहीं गई? क्या हम जबरदस्ती अपना झंडा फहरा रहे हैं और राष्ट्रगान गा रहे हैं? और आजकल तो वंदे मातरम के बारे में भी आदेश आ गए हैं। तो ये सब चल क्या रहा है? बड़े सवाल हैं। और ऐसे में ऐसे सवाल जो कि ट्रंप के करीबी सरगेई गोर से जुड़े हों तो ये बड़ा मायने रखता है। बाय द वे, जब तक हम आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको एम्बेसडर पद के बारे में दे देते हैं, राजदूत के बारे में दे देते हैं। राजदूत किसी देश का दूसरे देश के अंदर एक वो व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव होता है जो अपनी बातें दूसरे देश में रखता है। अर्थात अगर आज भारत ने अपना कोई व्यक्ति अमेरिका में नियुक्त किया है तो भारत का जो भी स्टैंड होगा या भारत के जो भी अमेरिका से काम होंगे उनका एग्जीक्यूशन उसके माध्यम से होगा। अगर अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत में रिप्रेजेंट होगा तो अमेरिका के जो भी हित होंगे, अमेरिका से संबंधित जो भी काम होंगे, वो वाया एम्बेसडर ही होते हैं। एम्बेसडर कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हाई कमिश्नर कहलाते हैं। लेकिन जो ये अमेरिकी एम्बेसडर होते हैं ये केवल एक देश के लिए कई बार नियुक्त नहीं होते, उन्हें कई और देशों के लिए भी नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे सरगेई गोर को भारत के अलावा भी बांग्लादेश जैसे छोटे देशों की जिम्मेदारी भी दी गई है कि आप साउथ एशिया के कई देशों को एक साथ समेट लेना। इस तरह से अमेरिकी राजदूत जो ज्यादा दायित्व के साथ आते हैं उन्हें प्लेनीपोटेंशियरी कहा जाता है, यानी कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्लेंटीपोटेंशियर व्यक्ति हैं। अर्थात इन्हें भारत में काम करने के अलावा और देशों के अंदर भी अमेरिकी हितों का ख्याल रखना होगा। ठीक है साहब, यहां पर एक लिस्ट है जो भारत के वर्तमान में एम्बेसडर जो दुनिया भर के देशों में नियुक्त हैं उनकी है। यानी कि ऐसे देश भी होंगे जहां पर भारत के हित हैं, जहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। जो भी राजदूत बनकर व्यक्ति जाते हैं भारत में सामान्यतया वो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं। समटाइम्स अगर वो सेवा निवृत्त भी हो जाते हैं तो उन्हें एक्सटेंशन पर भी वहां रहने दिया जाता है। ये उच्चस्त तरीके से अभ्यस्त भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं। आईएएस की परीक्षा पास करके जो व्यक्ति चयनित होकर आता है उन्हें इस तरह के डिप्लोमेटिक पदों पर भेजा जाता है।
भारत की तरफ से यूरोप के देशों में भी, भारत की तरफ से नॉर्थ अमेरिकी देशों में भी इसी तरह से अपने राजदूत नियुक्त किए हुए हैं। जैसे भारत की तरफ से अमेरिका में विनय मोहन क्वात्रा जी 2024 से भारत के राजदूत के पद पर वहां पर तैनात हैं। भारत के अगर हम कुछ पूर्व राजदूतों की बात करें तो आज के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी 2013 से 15 तक अमेरिका में भारत के राजदूत थे। उनके बाद में अरुण कुमार सिंह, फिर नवतेज सरना, फिर हर्षवर्धन श्रृंगला, फिर तरनजीत सिंह संधू, फिर विनय मोहन क्वात्रा। वर्तमान में विनय मोहन क्वात्रा वहां पर हैं, यानी कि भारत की तरफ से अमेरिका के अंदर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे दिवाली के समय पर क्वात्रा जी की यह तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई दी थी, कुछ भारतीय लोगों के साथ जब यहां पर फंक्शन हो रहा था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जब विनय मोहन क्वात्रा के द्वारा यह जानकारी दी गई कि आज हमने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ दिवाली सेलिब्रेट की व्हाइट हाउस में, उस समय की तस्वीरें इस प्रकार से साझा की गई थी। अच्छा, अब बात करते हैं भारत में अमेरिकी राजदूतों की। तो भारत में अमेरिकी राजदूतों में 2023 से 25 तक जब बाइडेन का शासन था, उस समय पर एरिक गारसेटी नाम का व्यक्ति था जो भारत में राजदूत था, अमेरिका की तरफ से नियुक्त था। वो भी प्लेनिपोटेंशियरी था, अर्थात उसके पास भी भारत समेत आसपास के देशों में अमेरिकी हितों का रक्षा करना या उनकी बातें रखना जिम्मेदारी के रूप में दिया गया था। उसके बाद में जनवरी 2025 से यह पद खाली था। यह पद भरा जनवरी 2026 में। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच में 1 साल तक भारत में अमेरिकी कोई राजदूत नहीं था। हालांकि भारत में जॉर्गन के एंड्रयू, जो कि उनके फॉरेन सर्विस ऑफिसर थे, उन्हें चार्ज दी अफेयर बना के रखा हुआ था, यानी कि कुछ भी ऑफिशियल काम हो तो आप कार्यवाहक विदेश का वो बनकर के राजदूत बनकर काम कर सकते हैं। तो अमेरिका के जो प्रतिनिधि थे वो 1 साल तक ये थे। उसके बाद में सरगई गोर को ट्रंप ने अपॉइंट किया और अपॉइंटमेंट होने के बाद से इन्होंने ज्वाइन 14 जनवरी 2026 को किया। आप जिस प्रकार से सर गारसेटी पहले थे तो उनके साथ में प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऐसे ही गारसेटी जाने के बाद में ट्रंप के समय में भारत में सरगई गोर आए हैं। सरगई गोर के बारे में जानना आपको जरूर चाहिए। भारत के जो राजदूत अमेरिका में तैनात हैं या फिर भारत के राजदूत जो दुनिया भर में तैनात हैं, वो विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं। लेकिन जो भारत में सरगई गोर आए हैं ये ट्रंप के करीबी हैं। ये कोई विदेश सेवा के अधिकारी नहीं है, ये किसी भी प्रकार के सरकारी पद पर नहीं है। तो ये कौन है? ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अर्थात जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी अगर मेजॉरिटी में शासन कर रही है तो उसका कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सिंपैथाइजर हो बीजेपी का, उसे कहीं नियुक्त कर दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही सरगई गोर ट्रंप के मागा कार्यक्रम के बड़े कार्यकर्ता हैं। ट्रंप के इतने करीबी हैं कि ट्रंप के लगभग 4000 आदमियों को अमेरिकी दफ्तरों में मागा इनिशिएटिव के तहत नौकरी दिलवाई है कि भैया चलो और ट्रंप का जो थॉट प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग काम करते हुए नौकरी करो। ये अमेरिका में ट्रंप के इतने करीबी हैं कि इन्हें एलॉन मस्क जब ट्रंप के साथ मिलकर काम कर रहे थे वो इन्हें सांप कहा करते थे कि ये वो व्यक्ति है जो कि छुप करके ट्रंप के साथ रहकर औरों पर वार करता है। हम आएंगे। तो ट्रंप के साथ ये करीबी व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने वाला व्यक्ति महज 39 साल का है, 39 ईयर ओल्ड है। और ट्रंप पर इसका असर इतना गहरा है कि ट्रंप जब भारत में इनकी नियुक्ति होती है तो ये इन्हें भर भर कर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि मेरा जो विजन है आप उसे आगे बढ़ाइए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करिए। ट्रंप का हमेशा से दुनिया भर के देशों में जितने भी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं उनसे यही अपेक्षा है कि वहां जा रहे हो मेरा नाम रोशन करना। ये सरगई गोर जब भारत आते हैं 14 जनवरी को 2026 में राष्ट्रपति के पास जाकर अपना पदभार ग्रहण करने की जानकारी देते हैं कि साहब मैं आ गया हूं, अब अधिकृत रूप से मैं अमेरिका का राजदूत हूं और भारत के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी है, दूतावास है, वहां पर अब मैं रहने वाला हूं। लेकिन इन महाशय ने आने से पहले भी बहुत सारे काम किए। वैसे बाय द वे मैं थोड़ी सी जानकारी एलॉन मस्क के रेफरेंस में भी दे दूं। इनको पहले ही सरगई गोर को स्नेक की संज्ञा दी थी एलॉन मस्क ने, और इसके पीछे का कारण क्या था अब मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देता हूं। असल में ये जो सरगई गोर है ना, इसका इतिहास बड़ा ही प्रश्नों के घेरे में रहा है। ये 1991 से पहले सोवियत रूस का हिस्सा रहे उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ। उज्बेकिस्तान में ताशकंद में इसका जन्म हुआ था और ताशकंद में जब ये सोवियत रूस का हिस्सा था ताशकंद, उस समय इसका जन्म हुआ और 1994 में इसका जो परिवार है ना, ये उज्बेकिस्तान छोड़कर माल्टा चला गया। इसके जो फादर हैं वो सोवियत रूस की सेना के
हवाई जहाजों की डिजाइन किया करते थे। ये अपने मतलब परिवार पूरी तरह से यहां से शिफ्ट होता है, माल्टा चला जाता है। इनकी मां इजरायली नागरिकता ले लेती है, इजरायली मूल की बताई जाती है, और ये अमेरिका के अंदर 1999 में शिफ्ट हो जाते हैं। इनके पीछे कई प्रकार के दावे किए जाते हैं कि ये है तो सोवियत रूस का आदमी, लेकिन चूंकि ये मतलब अमेरिका हितैषी था, तो इसे अमेरिका ने अपने पास बुला लिया, इनके पूरे परिवार को, और ये अमेरिका में तब से सेटल्ड है। यानी कि ये अमेरिका का बॉर्न एंड बॉटअप व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब ये अमेरिकी पहुंचता है, वहां पर पढ़ाई लिखाई करता है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई पूरी कर लेता है, तब ट्रंप की पार्टी रिपब्लिक पार्टी से साथ में राजनीतिक रूप से जुड़ जाता है, और कई जो फार राइट विचारधारा के सांसद थे उनका प्रवक्ता बन के काम करने लगता है। धीरे धीरे ट्रंप के नजदीक आता है, और ट्रंप के पास रहते हुए ये व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस का डायरेक्टर बन जाता है। मतलब कि इसका काम हो जाता है कि अब प्रेसिडेंट के जो पर्सनल ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं उनकी नियुक्ति ये व्यक्ति देगा। इसी क्रम में सरगई गोर भारत में अमेरिका के सबसे कम उम्र के व्यक्ति नियुक्त हो जाते हैं, अर्थात 39 ईयर की एज में भारत में नियुक्त हुए राजदूत बन जाते हैं। यह विचारणीय तथ्य है कि इतनी कम उम्र में कोई व्यक्ति भारत जैसे देश के लिए अमेरिकी राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही साथ में इस व्यक्ति के द्वारा अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी 4000 से अधिक लोगों को भर्ती करवाने का काम रहा, जो इसने बकायदा राष्ट्रपति के चुनाव अभियान में जो सक्रिय लोग थे उनको बकायदा इसने वहां पर नौकरी दिलवाई थी। अब न्यूयॉर्क पोस्ट में जून 2025 में एक खबर छपी, और वो खबर थी कि पावरफुल ट्रंप एडी यानी कोई सहयोगी जो हैं वो खुद हजारों लोगों को नौकरी दिला चुके हैं अमेरिकी प्रशासन में, ट्रंप समर्थकों को। अच्छा, अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। यहां पर सरकार के अंदर काम करने वाले अधिकांश लोग सरकारी होते हैं, यानी कि वो नौकरी परीक्षा पास करके आते हैं। अमेरिका में बहुत ज्यादा पार्टी का इंटरफेरेंस रहता है। ट्रंप आएंगे तो अपने लोगों को लेकर आएंगे। वहां पर राजनेताओं को चुनाव नहीं जीतना होता है। जैसे आप वहां पर चाहे विदेश मंत्री देखें, चाहे गृह मंत्री देखें, वित्त मंत्री देखें, जो भी मंत्री हैं वो ट्रंप को पसंद है तो मंत्री हैं। उनमें ऐसा नहीं होता कि चुनाव जीत कर आएगा तो मंत्री होगा। तो ट्रंप अपनी पूरी कैंपेन में जिन लोगों को भी जिस जिस जिम्मेदारी के अंदर अच्छा पाए उनको पद दे दिए। इससे पहले बाइडेन जिनको अच्छा पाए उनको पद दे दिए। तो ये जो व्यक्ति सरगई गोर है, ये ट्रंप के चुनाव कार्यकाल को संभाल रहा था, और इसने बहुत सारे लोगों को ट्रंप के ऑफिस में नौकरी दिलवाई। ठीक है, सबके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। इस पर आरोप लगा कि इसने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाए। यह बात जब न्यूज में निकलकर बाहर आई और हेडलाइन बनकर चलने लगी, तो इसके ट्वीट पर, मतलब किसी व्यक्ति ने इसके ऊपर ट्वीट किया कि साहब दुनिया के डॉक्यूमेंट चेक हो गए, इसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए, तो इलॉन मस्क ने उसको स्नेक कहा था। यह वो दौर था जब इलॉन मस्क और ट्रंप के बीच खटापट चल रही थी। उस समय पर इसे स्नेक कहा था। इसका मतलब क्या था कि असल में इलॉन मस्क को जिम्मेदारी दी गई थी कि खर्चे कैसे कम किए जाएं, और उस समय पर यह व्यक्ति लगातार नौकरियां दिया जा रहा था। तो यह एक प्रकार से ट्रंप का करीबी था। इलॉन मस्क इसको पसंद नहीं करते थे। ठीक है साहब, यह ट्वीट सरफेस हुआ, जो जून की बात है। लेकिन जब ट्रंप ने सरगई गोर को भारत का राजदूत नियुक्त किया अगस्त में, तब यह बात निकलकर आई कि ट्रंप इसे कितना पसंद करते हैं। अमेरिका के कुछ ही देशों के साथ बहुत ज्यादा राजनीतिक संबंध है, डिप्लोमेटिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है, उनमें से भारत एक है, और भारत अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुत मायने भी रखता है। ऐसे में ट्रंप जब इस व्यक्ति को यहां नियुक्त करते हैं तो इसकी वैल्यू अचानक बढ़ जाती है। सोचो, नियुक्ति का अनाउंसमेंट होता है अगस्त 2025 में, ज्वाइन कब किया? जनवरी 2026 में। तब तक क्या कर रहा था? आसपास के देशों में घूम रहा था। देखो, सितंबर 2025 की खबर है, मोहम्मद यूनुस से मिलता हुआ आपको ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप अक्टूबर के अंदर देख सकते हैं भारत आ जाता है, पद ज्वाइन नहीं करता, भारत में एंट्री कर जाता है। भारत में आकर के भारत के विदेश सचिव मिस्त्री साहब से, डोभाल साहब से, भारत के प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री से, सबसे मुलाकात करता है। पद किया है जनवरी 26 में ज्वाइन। उससे पहले सबसे इनफॉर्मल तरीके से मिल जाता है कि साहब मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गया है, ज्वाइन करूंगा। उससे पहले सबको मिल जाता है। भारत के राजदूत जो अमेरिका में है उनसे मुलाकात करता है, यानी कि सबसे बढ़िया से मुलाकात करके फिर राष्ट्रपति के पास जाता है जनवरी 2026 में कि लीजिए सर, मैडम मैं आ गया हूं, मुझे ज्वाइनिंग दे दी जाए, मतलब पहचान लिया जाए कि अब मैं भारत में अमेरिका की तरफ से प्रतिनिधि हूं। उसके बाद में जब यह व्यक्ति ज्वाइन ऑफिशियली कर लेता है, उसके अंदाज बदल जाते हैं। भारत के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ, मुख्यमंत्री लेवल के लोगों के साथ, सचिव लोगों के साथ, भारत के कई ऐसे दिग्गज जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ
इसके बैठने के अंदाज की तगड़ी चर्चा होती है कि इसका एटीट्यूड ऐसा हो रहा है, आइदर माई वे और नो वे, मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं भारत में किस व्यक्ति के साथ बैठा हूं। मुख्यमंत्री के साथ बैठकर इसकी जो तस्वीरें हैं वो इसकी मतलब डिसेंसी के ऊपर कमेंट खड़ी करती दिखाई देती है कि ये सामने वाले को महत्व ही नहीं दे रहा। खैर, इसने यहां आने के बाद में क्या क्या किया, पिछले एक महीने में जैसे ही ज्वाइन किया 14 तारीख को, 18 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री को ऑफर कर देता है कि सर बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर लीजिए, वो जो गाजा वाला ट्रंप साहब ने बनाया है आपको मैं ऑफिशियल इनविटेशन देने आया हूं। ये इनविटेशन दे देता है। उसके बाद में जो भारत के साथ ट्रेड डील हो रही थी उस ट्रेड डील को ये तेजी से बढ़ाना शुरू करता है, क्योंकि इसी बीच में अगर आपको याद हो तो ये 14 जनवरी को तो ज्वाइन किया है और 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन वाले इंडिया आ रहे थे जिन्होंने भारत के साथ में मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील की थी। ये उस दौर में जाकर के पीयूष गोयल साहब के साथ बैठता है और ट्रेड डील को अंजाम देना शुरू करता है कि भाई जितना जल्दी हो सके ट्रेड डील की जाए। और इस बीच में पिछले 15 दिनों में ये तेजी दिखाते हुए ट्रेड डील करा ले जाता है। ऐसे में 2026 फरवरी 2 में एक ट्वीट आता है सरगेई गोर का कि ट्रंप साहब की अभी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई है, इंतजार करिए कुछ होने वाला है। और उसी दिन ट्रंप अनाउंस कर देते हैं कि भारत के साथ मेरी ट्रेड डील हो गई है। मतलब इसके एक महीने 15 दिन के भीतर भीतर ट्रेड डील होना हो, बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करना हो, भारत के तमाम नेताओं से मिलना हो, ये सब काम तेजी से होने लगते हैं। मतलब ये इस तरह से भारत आता है कि भारत के हर विभाग में यात्राएं, भारत के हर प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात, भारत के अंदर इसकी यात्राएं इतनी सुर्खी पा जाती हैं जैसे अमेरिका ने अपना प्रतिनिधि ना बल्कि यहां पर भारत में अपना वायसराय भेजा हो। इसके ऊपर इसलिए ये तंज कसा गया। ठीक है साहब, इस बीच में सबसे बड़ा विघ्न इस बात का रहा कि इस ट्रेड डील की घोषणा भी या तो इसने की या फिर ट्रंप ने की, भारत की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई। इससे ये एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या भारत इस पार्टी के अंदर, इस ट्रेड डील के अंदर केवल एक रिसीवर साइड ही है, क्या म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है क्या? इसके बाद में 16 फरवरी को जब ये मैसेज, यानी परसों ये जो घटना होती है, कल घटना जो होती है कि साहब जस्ट लैंडेड इन चंडीगढ़, ये सवालों के घेरे में आ जाती है कि भाई क्या करने गए चंडीगढ़। आंसर आता है कि साहब ये वेस्टर्न कमांड जो भारतीय सेना की है वहां विजिट करने गया है। जैसे ही इसका ये ट्वीट आता है इसके नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है और उन कमेंट्स में कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई ये वेस्टर्न कमांड जा क्यों रहा है। आप पूछेंगे वेस्टर्न कमांड है क्या, मैं बताऊंगा अभी डिटेल में आपको, लेकिन उससे पहले समझिए कि ये वेस्टर्न कमांड गया सो गया, अपने साथ में जो यूएस का पैकॉम है उसके एडमिरल को भी लेकर के अपने साथ गया। तो ये दो लोग यहां पर पहुंचते हैं और सवाल खड़े होते हैं कि वेस्टर्न कमांड, हमारी सेना का वेस्टर्न कमांड इंडिया का सिल्वर स्टील वो माना जाता है, सेफ गार्ड माना जाता है कि देश की सुरक्षा में सबसे मजबूत कड़ियों में से एक जो अगर है तो वो वेस्टर्न कमांड है। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली की हिफाजत भी कर रहा है और पाकिस्तान बॉर्डर के मोर्चे को भी साध रहा है। वेस्टर्न कमांड के बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसे ही ये खबर आती है लोग यहां पर कमेंट करना शुरू होते हैं, क्या भाई साहब F-35 की डील करने पहुंच गए क्या, क्या लोगों को खरीदने जा रहे हो क्या, तमाम प्रकार के आरोप इनके ऊपर लगने शुरू होते हैं। आरोपों की फहरिस्त आ जाती है, सारे बवाल चलने शुरू होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। देखो क्या है ना, जैसे इंडिया में भारतीय नेवी, भारतीय एयरफोर्स, भारतीय थल सेना, इनके कमांड है एरिया के हिसाब से बटे हुए, पूरे भारत को बांट रखा है। जैसे 7 एयर कमांड है, 3 नेवल कमांड है, 7 थल सेना की आर्मी की कमांड है, क्षेत्र बटे हुए हैं, कमांड एरिया बटे हुए हैं। अमेरिका ने खुद को ना बांटकर पूरी दुनिया को अपने राज में लिया हुआ है और ये पब्लिकली सबको पता है, कोई किस पे प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे गल्फ पर पूरा कंट्रोल करता है यूएस का सेंटकॉम, ऐसे ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर काम करता है यूएस का पैकॉम, इसी प्रकार से रशिया वाले क्षेत्र में काम करता है यूकॉम, ऐसे ही अफ्रीका वाले में अफ्रीकॉम। अमेरिका का सबसे बड़ा जो कमांड एरिया है वो है भारत और पैसिफिक क्षेत्र वाला, जिसे यूएस पैकॉम कहते हैं। पाकिस्तान के लिए यूएस सेंटकॉम है जो गल्फ वगैरह को मेंटेन करता है। ये करते क्या है, अमेरिका मानता है कि मेरा पूरी दुनिया पर कंट्रोल होना चाहिए। उसने लगभग 750 से अधिक जगह पर अपने एयरबेस बनाए हुए हैं, जगह जगह पानी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर छोड़े हुए हैं, बहुत सारे आइलैंड्स पर उसने अपनी सेनाएं डाली हुई हैं, बहुत सारे देशों में उसके एयरबेसेस हैं, बहुत सारी जगह पर उसकी सेना खड़ी है। पूरी दुनिया को अमेरिका कंट्रोल करता है। आप ये मानो या ना मानो, बस इतनी सी बात है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से बांट रखा है। उनमें से जो इंडो पैसिफिक कमांड है, जिसे यूएस इंडो पैकॉम कहा जाता है, वो 52% अर्थ सरफेस को कवर करती है, इतनी बड़ी है। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो हवाई द्वीप के अंदर है। हेडक्वार्टर इसका कैंप HM स्मिथ हवाई द्वीप में है। वहां से भी एक एडमिरल चलकर भारत आए थे इनके साथ भारत के वेस्टर्न कमांड की यात्रा करने।
इसे मैप पर और डिटेल में समझना चाहते हो और मैप को समझना चाहते हो तो हमारी पुस्तक मैप को लेकर आ चुकी है। आप चाहें तो उसे YouTube स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला से भी आप बहुत ही खूबसूरत मैप जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। आसान भाषा में समझने में उपयोगी होगा। भारत में भारत की एयरफोर्स के 7 कमांड हैं, भारत की नेवी के 3 कमांड हैं और भारत की आर्मी के भी 7 कमांड हैं। भारत की आर्मी का जो कमांड, देखिए समझिए, हमारे कमांड हमारे देश को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी कमांड पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। दोनों में अंतर समझिएगा। ऐसे में अमेरिका की कमांड जो है वो, भारत की जो कमांड वेस्टर्न कमांड है, इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ के अंदर चंडी मंदिर जो है वो यहां पर हेडक्वार्टर के रूप में रिकॉग्नाइज होता है वेस्टर्न कमांड के अंदर। ये रही वेस्टर्न कमांड में इनकी तस्वीरें, जब ये वेस्टर्न कमांड के जो हमारे अधिकारी, मेजर जनरल रैंक के जो अधिकारी हैं, उनके साथ मुलाकात करते हुए तस्वीरों में दिखाई देते हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर इंडो यूएस, मतलब इनकी यात्रा और इनके साथ में एक एडमिरल उपस्थित हैं जो पैकॉम के हैं और यहां पर इनकी यात्रा की ये तस्वीरें हैं जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। सरगेई गोर लिखते हैं कि मैंने एडमिरल पेपोरा के साथ में वेस्टर्न कमांड की यात्रा की, यूएस इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर के बातचीत हुई और यहां पर मेजर जनरल नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के जो अधिकारी हैं मनोज कुमार कटियार, उनसे इनकी मुलाकात हुई। तो हमारी जो कमांड्स है ना, ये लेफ्टिनेंट जनरल के अधिकारी हेड कर रहे हैं। इस कमांड के सबसे बड़े अधिकारी वही हैं। ठीक है साहब, मनोज कुमार कतियार के साथ इनकी मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने आती हैं। एक प्रॉपर वीडियो जारी होता है जिसमें बताया जाता है कि कैसे कैसे अमेरिका ने यहां पर यात्रा की, क्या क्या यहां पर हुआ, कैसे कैसे हुआ। चलिए, इस यात्रा का जो भी वृतांत है अब उसको हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। वेस्टर्न कमांड इंडियन आर्मी के द्वारा इसकी तस्वीरें और पोस्ट डाली जाती है। यहीं से अपोजिशन सक्रिय हो जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी जी पूछती हैं कि ये चल क्या रहा है, भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते, पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते, ये चल क्या रहा है और भारत की सेना में अमेरिका कर क्या रहा है, भारत में क्यों इस तरह की एंट्री हो रही है। कुछ सवालों पर बहसबाजी भी होती है, एक एक करके हम सारी चीजों को लेकर चलते हैं। कुछ एक प्रश्न निकल कर आते हैं कि अगर भारत के एम्बेसडर इस तरह की यात्रा करें उनके ठिकानों पर तो कोई मायने रखे बात, वो हमारे यहां पर यात्रा कर गए, वो तो हमको यहां पर अपना गुलाम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता में क्या है कि अमेरिका अपने स्तर पर तमाम प्रकार के सेना के अधिकारियों से संपर्क रखता है। यह मानकर चलता है कि पूरी दुनिया पर अगर राज करके चलना है, हमारे सैन्य बेस हैं सब जगह, ये तो ठीक है, लेकिन दुनिया की सेनाओं के साथ भी हमारा डिफेंस पार्टनरशिप रहे। इसका एक उदाहरण आप आसिम मुनीर के द्वारा जो यात्रा हुई थी सेंटकॉम की, उसे देख सकते हैं। सेंटकॉम के अधिकारियों के साथ इसकी मुलाकात, इतना ही नहीं, सेंटकॉम के जो चीफ थे वो पाकिस्तान की यात्रा पर जब गए, उनका नाम था माइकल कुरिल्ला, तो पाकिस्तान ने उन्हें बकायदा अपना सबसे बड़ा निशान इम्तियाज करके जो पुरस्कार है वो सेना का उनको सौंपा था। यानी कि होता यह है कि अमेरिका के ये जितने भी चीफ है ना, ये दुनिया भर में इसी प्रकार की सेनाओं के साथ चर्चाओं में रहते हैं कि भाई कल को अगर हमें इस क्षेत्र में अगर कोई सैन्य कार्यवाही करनी हो तो आप और हम किस प्रकार की डिफेंस पार्टनरशिप में आगे बढ़ सकते हैं। सेंटकॉम के अधिकारियों की तो मुलाकात आप यहां देख सकते हैं। अब बात करते हैं वेस्टर्न कमांड की। वेस्टर्न कमांड चूंकि पैकॉम के साथ है, यूएस इंडो पैकॉम जो है उसके क्षेत्र में उनके एडमिरल भारत की यात्रा पर थे, चीफ कमांडर नहीं थे, उनके एक अधिकारी एडमिरल रैंक के थे जो कि सरगेई गोर के साथ भारत की यात्रा पर थे। वेस्टर्न कमांड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, वेस्टर्न कमांड भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू की कुछ क्षेत्रों की सुरक्षा की प्रमुख जिम्मेदारी निभाते हुए इसे स्टील शील्ड के रूप में देश के अंदर समझा जाता है। इसका मुख्यालय चंडी मंदिर चंडीगढ़ के अंदर है। यह कमांड पाकिस्तान के साथ जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर रखा है, साथ ही साथ जो चीन के साथ बढ़ते तमक वो हैं, उसमें यह पूरे समय तैयारी के साथ बैठता है। हमारा जो ये वेस्टर्न कमांड है, इसके अंदर जितने कॉर्प्स हैं, खरगा कॉर्प्स, राइजिंग स्टार कॉर्प्स, वज्र कॉर्प्स, ये कॉर्प्स इसके अंदर काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के समय आप वेस्टर्न कमांड के तमाम ट्वीट्स को देख सकते हैं, क्योंकि ये वो क्षेत्र में है जहां से पाकिस्तान को आंसर दिया जाता है। ऐसे में वेस्टर्न कमांड पाकिस्तान को धूल चटाने वाला कमांड था। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो संपर्क रहे कि साहब इंडिया से कहो कि हम पर फायरिंग रोक दे, हम सीज फायर को तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जो सीज फायर थी वो असल में वेस्टर्न कमांड से आ रहे हमलों को रोकने के लिए की थी। साफ मना करो उनको, वो बहुत मार रहे हैं। ये है वो वेस्टर्न कमांड जो उस समय ऑपरेशन सिंदूर में इन्हें पटकनी दे रही थी। लगातार तमाम अपडेट जो दिए जा रहे थे वो वेस्टर्न कमांड के द्वारा दिए जा रहे थे, जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। हमारी और भी कमांड सक्रिय थी, लेकिन उन कमांड्स में इसका बहुत बड़ा रोल माना गया था। ठीक है साहब, आगे चलते हैं।
इसी के चलते भारत का जब वेस्टर्न कमांड ने ये सारा खेला किया, उसके बाद में यहां पर जो हमारे कमांडर साहब थे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार, उनका ये बयान वायरल हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 है वो और भी ज्यादा घातक होगा। इनके जो ऑपरेशन सिंदूर में कार्य किए गए थे उसके चलते इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया जून 4 2025 को। मतलब समझिए कि वेस्टर्न कमांड ने पाकिस्तान को बढ़िया धूल चटाई थी। तो अगर कोई भारत में आया हुआ व्यक्ति है तो वो देखना चाहेगा कि भाई वो कौन सी कमांड है जिसके चलते पाकिस्तान घुटने पर बैठ गया और अमेरिका से गुरेज मतलब वो किया कि साहब कह करके हमारी थोड़ी शांति करवाइए। अब भारत को उन्होंने कहा कि आपस में बातचीत हुई, ये सब अब अंदर के गर्भ में है, किसी को नहीं पता, लेकिन कुल जमा अर्थ ये है कि ये वो वाली वर्थ विजिटिंग प्लेस है कि भाई कौन हो आप लोग जो पाकिस्तान को सीज फायर के लिए खुद आगे से कहलवा दिए कि सर उनसे कहिए कि हमारा सीज फायर करवाएं। ठीक है, तो यहां पर वेस्टर्न कमांड का कहानी निकल कर आती है और ये 1947 हो, 65 हो, 71 हो, इन सब में इसने महत्वपूर्ण भूमिका इस कमांड ने निभाई है। कारगिल के युद्ध के दौरान भी इसने लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरी तरह से और आवाजाही सुनिश्चित की थी। तो यहां पर इन मनोज जी के साथ में इनकी जो मुलाकात है, ये अब उम्मीद है कि आपको इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि कहानी क्या है। अब सवाल बनता है कि क्या कोई विदेशी राजदूत इस प्रकार से किसी सैन्य यूनिट का दौरा करता है? तो देखिए, सरगई गौर यहां पर गए हैं, ये तो अपने आप में एक बात है, लेकिन अमेरिका के किसी भी राजदूत का या फिर रक्षा मंत्रालय में दौरा एक सामान्य बात मानी जाती रही है। भारत के भी बहुत से नेता अमेरिका में जाकर के उनके रक्षा मंत्रालयों के साथ में मुलाकात करते रहे हैं, लेकिन चर्चा यह आती है कि भारत के तो एनएसए और रक्षा मंत्री लेवल के लोग पेंटागन जा रहे हैं, वहां का तो केवल राजदूत आकर के ही हमारे सेंटकॉम, हमारे वेस्टर्न कमांड का दौरा कर ले रहा है। तो समझिए, यह बात स्वीकारिए कि अमेरिका और भारत बराबर नहीं है, 10 टाइम्स इकोनॉमी का डिफरेंस है। वो वाकई में दुनिया पर राज कर रहा है, ये आप स्वीकारें तो बेहतर होगा, थोड़ा दर्द कम होगा। हाँ, अपनी तरफ से भी भारत के लोग जाकर के उनके सेंटर्स पर जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अमेरिका अगर भारत के क्षेत्र का दौरा करता है तो वो भारत पर राज कर रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिस समय पर इस तरह की यात्राएं होती रही हैं। इंडिया पाकिस्तान, अच्छा एक और सवाल बीच में निकल कर आया कि ये व्यक्ति वहां गया है और वहां जाकर के हमारी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे दिया, तो इसके बारे में मैं आपको तर्क दे दूं कि भारत पाकिस्तान ऑलरेडी अपने न्यूक्लियर जो भी बम रखे हैं वो कहां रखे हैं उसकी जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। जनवरी 1 2026 की ये न्यूज देख सकते हैं, ऐसे ही जनवरी 1 2025 की न्यूज देख सकते हैं, ऐसे जनवरी 1 2024 की। हर साल की शुरुआत में दोनों देश एक दूसरे को बताते हैं कि हमारे न्यूक्लियर बम यहां रखे हुए हैं। इससे ज्यादा तो और क्या गुप्त सूचनाएं होंगी, यहां पर इस तरह की जानकारियां ऑलरेडी साझा होती आई हैं। और रही बात इसकी, इनके खुफिया तंत्र पहले ही इतने तेज हैं कि ये सबके बारे में सब जानते हैं। ये मुलाकात भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ाने वाली होगी, ये मानते हुए इनके साथ इनका दौरा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। अब एक सवाल यहां पर और आया, हुआ ये कि चूंकि वेस्टर्न कमांड भारत की सुरक्षा में स्टील शील्ड की तरह काम करती है, ऐसे में कहा जाता है कि यहां के अधिकारी भारत की सेना को जो रिकमेंडेशन देते हैं सामान्यतया वो मानी जाती है। इसीलिए इस क्षेत्र को चंडीगढ़ लॉबी करके कहा जाता है कि ये लोग बताते हैं ना अगर सरकार को कि सर ये वेपन खरीदना है, तो फिर वो खरीद हो जाती है। तो असल में अमेरिका भारत को F-35 बेचना चाहता है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये लोग जाकर के वहां पर कह के आए हो सेना के अधिकारियों से कि सर F-35 के बारे में अपनी सरकार को बताइए कि वो कितना अच्छा वेपन है, अगर वो तैयार होंगे तो भारत शायद खरीदने के लिए तैयार हो। ये केवल कयास है, अंदर की बातें आप और हम तक बाहर निकल कर नहीं आती। सवाल बनता है कि क्या पिछली सरकारों में भी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है ऐसा। भारत के साथ साथ मतलब तमाम, चाहे हमारे यूपीए सरकार रही हो या सिविल न्यूक्लियर डील के समय की बात रही हो, तमाम प्रकार के अधिकारियों का आना जाना रहा है। जैसे 2010 के और 12 के बीच में अमेरिकी रक्षा मंत्री का भारत दौरा हुआ और सेना के अधिकारियों से मुलाकात हुई। विदेश डिफेंस अटैची जो राजदूतों के साथ सैन्य अधिकारी काम करते हैं, वो भारत के सैन्य ठिकानों का आमतौर पर दौरा करते ही रहते हैं। 2019 की शुरुआत में अमेरिकी राजदूत ने पूर्वी कमान, ईस्टर्न कमांड का दौरा किया था। 2019 के बाद 23 और 25 के बीच में भी नौसेना मुख्यालय और अन्य जगहों पर भारत के अंदर अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी का दौरा हुआ था। इस तरह के अमेरिकी दौरे होते रहे हैं। गारसेटी का एडमिरल से मुलाकात करती हुई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुराने समय पर भी हेडक्वार्टर्स में इनके साथ जाकर के मुलाकातें होती रही हैं। क्या भारत के लोग भी जाकर यात्राएं करते हैं? बिल्कुल करते हैं।
ये भारत के रक्षा मंत्री की, इनका जो सेंटकॉम है वो पैकॉम है, जो इंडो पैसिफिक ओशन वाला जो इनका ऑपरेशन कमांड है, वहां पर इंडो पैसिफिक कमांड में भारत के रक्षा मंत्री की यात्रा हवाई द्वीप पर होते हुए, ये तस्वीरें आप 2022 की देख सकते हैं, जब हमारे अधिकारी गए, हमारे रक्षा मंत्री गए। हमारे रक्षा मंत्री जिस समय पहुंचे थे वहां पर उन्होंने अमेरिका के कई अत्याधुनिक हथियारों का, अमेरिका के कई जहाजों का दौरा किया। यहां पर आइजनहॉवर नाम से जो इनका यूएसएस आइजनहॉवर है, उसमें भी नेवी का जो जहाज है, उसमें भी हमारे रक्षा मंत्री ने बैठकर यात्रा 2019 में की। ये उसकी तस्वीरें हैं। अब एक सवाल उठकर यह आया कि क्या जैसे सरगई गौर हमारे यहां दौरा किए, ऐसे क्या भारत के राजदूत ने भी कभी कोई दौरा किया क्या? तो इसका आंसर भी मैं आपको देना चाहूंगा, और वो आंसर ये है कि भारत के जो तरनजीत सिंह संधू हैं, जो भारत की तरफ से अमेरिका में एम्बेसडर नियुक्त थे, उन्होंने भी अपने समय पर रिम ऑफ पैसिफिक के दौरान अमेरिका के कम से कम 38 शिप्स और 4 सबमरीन्स का दौरा किया था। ये यहां की तस्वीरें हैं, आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये पूरी तरह से लोकेशन है पर्ल हार्बर की, जब तरनजीत सिंह संधू जो हैं वो यहां पर दौरा करते हुए दिखाई दिए थे। मतलब भारत की तरफ से भी भारत के राजदूत अमेरिकी ठिकानों पर दौरा करते हुए देखे गए हैं। अब सवाल यह बनता है कि इंडिया के अंदर जो डिफेंस अटैची हैं वो इस तरह से लगातार यात्राएं करें और भारत के लोग अमेरिका में यात्राएं करें, इसका मतलब क्या निकलता है? क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि ये भारत में वायसराय बनकर भारत पर राज करने आए हैं? देखिए, वर्तमान समय में कोई देश दूसरे देश पर राज करने के लिए व्यक्ति नहीं भेजेगा, उनके पास खुद के पास सारे कंट्रोल हैं। आज ट्रंप को दुनिया को हिलाना था, उस हिलाने के लिए उसे किसी व्यक्ति को भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो जनवरी 26 में आया है, ट्रंप ने तो वहां बैठे बैठे पूरे के पूरे होश उड़ा रखे थे दुनिया भर के देशों के। ऐसे में ये वाला कहना, आज नियो कॉलोनियलिज्म का दौर है, यानी नव उपनिवेशवाद का दौर है, उस नव उपनिवेशवाद के दौर में ट्रंप सरगई गौर जैसे लोगों को भेजकर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जरूर दे दे, लेकिन इन्हें इसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, प्रतिनिधि की तरह से देखना हमारी थोड़ी मतलब शायद कमी रह जाए। फिलहाल के लिए अगर बात की जाए भारत और पाकिस्तान के संबंधों में ट्रंप के नए दौर की और सरगई गौर की, तो यहां पर बस इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि भारत को अपने हितों को ट्रंप के दौर में बहुत ही समझदारी से और बहुत ही कुशलतापूर्वक तरीके से आगे ले चलने की आवश्यकता है। कारण यह है कि ट्रंप का काल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अमेरिका शायद भविष्य में ऐसा ना रहे, क्योंकि ये जितना नुकसान पहुंचा के ट्रंप जाने वाले हैं, अमेरिका हो सकता है एक बार फिर से अपने आप को रीसेट बटन पर दबाए और फिर से अमेरिका जो अमेरिका था वैसा बन जाए। ऐसे में भारत को अपनी नीतियों में जो परिवर्तन है वो सोच समझ के करना चाहिए। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर, बातें बाजार की पर। आप उन्हें एक्सेस करें और अपने कोर्सेज का भरपूर आनंद लें। धन्यवाद।